देखिए आज का हमारा टॉपिक लेखा शास्त्र का क्या है, मूल्य ह्रास, मतलब आपका डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो डेप्रिसिएशन मीन्स क्या होता है, मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास मीन्स क्या होगा, मूल्य ह्रास मीन्स कमी। जब आपके जो भी संपत्ति है उसके लगातार यूज करने से, ठीक, या फिर टाइम के बीत जाने से क्या हो जाता है, उसके मूल्य में जो कमी आती है उसको बोला जाता है मूल्य ह्रास। उसमें मूल्य में कमी, गिरावट, ये सब जो होगा वो क्या होगा, मूल्य ह्रास कहलाता है। ठीक है, तो ये कौन सी संपत्ति होता है, जो संपत्ति आपका क्या होता है, दीर्घकालीन यूज होता है। ठीक है ना, तो दीर्घकालीन जैसे क्या यूज होगा आपका, भवन, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब आप क्या करें, दीर्घकालीन के लिए खरीदे रहते हो। फिर क्या होता है, लगातार इस सब का यूज करते जाते हैं तो उसके मूल्य में जो कमी आएगा आपका क्या कहलाएगा, ये ह्रास कहलाता है। ठीक, अब इसको मूल्य ह्रास को क्यों लगाया जाता है, कि क्यों जरूरी है मूल्य ह्रास लगाना। तो पहला आपका देखो, लाभ या हानि की सही गणना करना। जैसे मान लो अगर मैंने कोई भवन कितने में खरीदा है, मतलब बनवाया है 5 लाख का, ठीक है, 5 साल के बाद क्या उसका मूल्य मेरे को 5 लाख मिलेगा क्या, नहीं। तो आप कैसे सही स्थिति का पता लगा सकोगे, ठीक है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो कमी हुआ होगा ना, कंटिन्यूस आप उस सब चीज का प्रयोग कर रहे हो। जैसे आप लोग मान लो मशीन लिए 5 लाख, अब इस मशीन को रेगुलर आप यूज कर हो तो आपका कम से कम थोड़ा बहुत इसमें मूल्य में क्या होगा, कमी होगा। तो आप मान लो ये कितने का हो गया, 4 लाख का। आप बताओ ये 4 लाख का हो गया, तो इसमें कंपैरिजन करूंगी तो मेरा प्रॉफिट कम दिखाएगा ना थोड़ा, लेकिन अगर मैं 5 लाख के हिसाब से करूंगी तो मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ज्यादा दिखाएगा इसमें। तो इससे क्या होगा, आप सही अनुमान लगा पाओगे कि आपका नहीं है, कि आपका ऐसी लगेगा कि आपका व्यापार जो है क्या प्रॉफिट में ही चल रहा है, लगेगा कि नहीं, क्योंकि आप कभी भी प्रॉफिट ज्यादा दिखाएगा। लेकिन ऐसे एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप लगातार यूज कर रहे तो तुरंत थोड़ा उसमें क्या होगा, कमी होगा। दूसरा है देखो, वित्तीय स्थिति का सत्य एवं उचित मतलब दृश्य प्रकट करना। इसमें क्या होगा, जब आप संपत्ति के लागत में ह्रास घटाते हैं ना, तब आपको सही स्थिति जो एक्चुअल में आपके कंपनी का या फिर फर्म का या व्यवसाय का जो भी स्थिति है वो पता चल पाता है। फिर अगला है देखो, संपत्तियों को उचित मूल्य पर दिखाना। जैसे मान लो मैंने ये अध्ययन देखिए संपत्ति के को उचित मूल्य पर दिखाना। जैसे मान लो मैं जिस साल खरीदी उसको, मैं इसको 2010 में खरीदी थी 5 लाख में, अब 2011 में भी अगर मैं इसको 5 लाख खरीदी खाऊंगी तो गड़बड़ हो जाएगा ना, ये होगा कि नहीं होगा। तो उससे क्या होगा, आपको सही स्थिति आप पता नहीं कर पाओगे। इस वजह से भी आपको क्या लगाना जरूरी है, मूल्य ह्रास मतलब डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी है। ठीक है, 33 में पेज नंबर। फिर है अगला देखो, संपत्ति के प्रतिस्थापना हेतु। प्रतिस्थापना मीन्स क्या होगा, जैसे मान लो आप कोई एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जाके वो संपत्ति को खरीदे हो, कई सारा रहता है संपत्ति कितने ड्यूरेशन तक चलता है। जैसे मान लो किसी का जीवन काल सिर्फ 10 साल है, तो 10 साल बीत जाने के बाद आप उसको क्या करोगे, इसको या तो रिप्लेस करोगे या बेच दोगे। तो इसके लिए भी क्या जरूरी रहता है कि हर साल उसको क्या करो, आप डेप्रिसिएशन घटाते जाओ। ठीक है, आप देखो इसमें इसके बाद क्या लिखा है, उत्पादों का सही लागत मूल्य ज्ञात करना। इसमें यही होगा, जैसे मान लो मैं ये जो मशीन लगाई थी 5 लाख का, इसको मैं खरीदी होगी कि नहीं, जब मैं प्रोडक्ट बनाऊंगी तो इसकी भी लागत को चार्ज करूंगी कि नहीं, इसमें करूंगी, ठीक है। लेकिन जब मैं दूसरे साल इसको बनाई तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 4 लाख। अगर मैं इस 5 लाख के हिसाब से बनाऊंगी तो प्रोडक्ट महंगा ही दिखाएगा, क्योंकि मैं तो उसमें चार्ज करूंगी, लेकिन एक्चुअल में अब उसका मूल्य उतना नहीं रह गया, कितने का हो गया, 4 लाख का। तो थोड़ा सा प्रोडक्ट का जो क्या होगा कॉस्ट वो कम दिखाऊंगी कि नहीं, ठीक है। तो इससे भी क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, इसलिए मूल्य ह्रास लगाना जरूरी है। अब देखो इसमें हम लोग जब मूल्य ह्रास करना वो पढ़ेंगे, विधि पढ़ेंगे, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा ये सब चीज क्या है, आपका प्रभावित करने वाले तत्व, जो डेप्रिसिएशन को क्या क्या चीज प्रभावित करता है। तो पहला आपका देखो, संपत्ति की लागत। जो आपका डेप्रिसिएशन होता है संपत्ति की लागत क्या करता है, उसको इफेक्ट करता है। क्योंकि आप लोग देखना जो मूल्य ह्रास, मूल्य ह्रास का फॉर्मूला क्या होता है, संपत्ति की लागत क्या होगा प्लस स्थापना
व्यय माइनस अवशिष्ट मूल्य, ठीक है, भागित जीवन काल। ये होता है इसका फॉर्मूला। क्या है? संपत्ति की लागत प्लस स्थापना व्यय माइनस अवशिष्ट मूल्य बटे जीवन काल। ठीक है, ये सब क्या होता है इसका फॉर्मूला। अब देखो ये सब वैल्यू क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा मूल्यह्रास। जैसे मान लो जिस संपत्ति की लागत ज्यादा है तो उसका डेप्रिसिएशन भी ज्यादा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर ये तो क्या हो गया आपका स्थापना व्यय और अवशिष्ट मूल्य दिए तब निकालोगे, लेकिन एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है मूल्यह्रास का। मूल्यह्रास बराबर फिर से वही संपत्ति की लागत प्लस स्थापना व्यय, ठीक है, इनटू दर बटे 100। ये भी होता है इसका फॉर्मूला। ये जब आपको ना क्वेश्चन में ये बोला जाएगा कि आपको 10% क्या लगाना है मूल्यह्रास, 15% मूल्यह्रास लगाना, तब उस पे नहीं दर बता नहीं बोलेगा, दर दिया रहेगा तब दर का यूज करके रेट का यूज करके आप मूल्यह्रास निकालोगे। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ये दिया रहता है कि संपत्ति की लागत इतना है, उसका अवशिष्ट मूल्य इतना है और उसका जीवन काल इतना है, तो उसके हिसाब से भी क्या निकलता है आपका मूल्यह्रास निकलता है। ठीक है, तो ये सब वैल्यू क्या करता है, किसी भी संपत्ति का मूल्यह्रास निकालने में इम्पैक्ट डालता है। तो क्या चीज पहले लागत, अगर संपत्ति की जैसे मान लो इसमें एग्जांपल लेती हूँ मैं, अगर संपत्ति की लागत कितना 5 लाख तो इसका 10% कितना हो जाएगा आपका 50,000 होगा कि नहीं। 50,000 का मूल्यह्रास लगा, लेकिन वहीं पर अगर आपका संपत्ति कितना का है 4 लाख का है तो कितना लगेगा, सिर्फ 10% निकालोगे इसका तो 40,000 होगा कि नहीं होगा। तो इससे इफेक्ट पड़ा इसकी लागत की वजह से। ठीक, वैसे ही इसका स्थापना व्यय मीन्स क्या होता है आपको देखना जानना, तो इसकी मैं समझाई होंगी कि जो भी कभी भी आप संपत्ति खरीदते हो और उस टाइम पे खरीदने के टाइम पे जो भी खर्चे होते हैं ना वो उसमें क्या होता है इंक्लूड होता है। जैसे क्या चीज जब आप खरीदे तो उसको लाने का गाड़ी भाड़ा, उसमें कुछ अगर मान लो मजदूरी लिए होंगे वो, या फिर उसको फिट करवाने का, इसको जहाँ पर भी फिट करवाए तो ये सब क्या करते हैं उसकी लागत में जोड़ते हो ना, जो संपत्ति होता है उसकी लागत में, तो उससे भी निकल जुड़ जाएगा। अब अवशिष्ट मूल्य क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा हर साल आपका इतना मूल्य घटता है, ऐसे बोल रहा है, तो यही है उसका अवशिष्ट मूल्य। देखो अवशिष्ट मूल्य के बारे में हमारे क्या लिखा है, पहले तो संपत्ति की लागत बताती हूँ ना। संपत्ति की लागत में क्या होगा, गाड़ी भाड़ा जो है आपका, मजदूरी हो गया, स्थापना व्यय हो गया, ये सबको क्या किया जाता है जोड़ा जाता है। ठीक है, अब अनुमानित जीवन काल मतलब जैसे कई सारी सामग्री क्या होता है कि जो संपत्ति का उपयोग होता है कि अवधि के हिसाब से, या फिर वर्षों में कि 4 वर्ष के लिए इसको हम खरीद रहे हैं, या फिर महीने की इतने महीने के लिए खरीद रहे, इतने दिन के लिए खरीद रहे, इतने घंटे के लिए खरीद रहे, कोई तो सामान ऐसा रहता है ना, तो उसका जीवन काल यहाँ पर आप लिखोगे कि कितने साल तक वो चलने वाला है। ठीक, फिर अवशिष्ट मूल्य क्या होता है कि संपत्ति का उपयोग जीवन, जब उसका उपयोगी जीवन काल समाप्त हो जाने पर संपत्ति की बिक्री से जो मूल्य प्राप्त होता है उसे क्या बोला जाता है, संपत्ति का अवशिष्ट मूल्य या स्क्रैप वैल्यू बोला जाता है। ठीक, जैसे मान लो मैं इसको खरीदी हूँ 5 लाख में, ठीक, अब मैं 10 साल यूज करी, अब इसका स्क्रैप वैल्यू इतना लिखा है कितना कि ये कितने में बिक जाएगा, ये 30,000 मान लो इतना है, सपोज मानते हैं कि 30,000 में बिक जाए। इसको बेचने पर क्या होने पर इसका मूल्य 10 साल यूज करी मैं, उसके बाद जब बेचूंगी तो मेरे कम से कम इतना मिल जाएगा, ये क्या होगा आपका स्क्रैप वैल्यू। क्योंकि बोले ना कि जो संपत्ति है उसका जीवन काल जब समाप्त हो जाता है फिर इसको बेचने से जो आपको पैसा मिल रहा है वो क्या कहलाता है आपका अवशिष्ट मूल्य कहलाता है। अब पूंजीगत जो आपका पूंजीगत व्यय मीन्स क्या होगा, ऐसे व्यय जो कभी कभार या लंबे टाइम तक के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जैसे क्या चीज होगा, ये जो आपका ना खरास है वो क्या होता है पूंजीगत व्यय होता है। ठीक है, इससे क्या होगा इससे क्या होगा कि इसको लगाने की वजह से क्या होता है, हो जाता है आपके कार्य क्षमता क्या होती है बढ़ते जाती है। इसमें देखो क्या लिखा है कि संपत्ति को स्थापित करने के पश्चात उसकी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए कोई पूंजीगत व्यय किया गया हो तो क्या होगा, ह्रास ज्ञात करने के लिए उसके मूल्य में जोड़ा जाता है। ठीक, जैसे मान लो मैंने क्या किया, उसका रिपेयर कराया, ठीक है, आपने जो भी
संपत्ति उसका रिपेयरिंग करा है, उसमें जो खर्च करी हूँ वो क्या हो जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा। इससे क्या होगा, उसका जीवन काल और उसकी जो कार्य क्षमता बढ़ेगा कि नहीं। ठीक है, जैसे मान लो कुछ मशीन में खराबी आ गया या फिर कुछ कमी आ गया, उसमें एक्स्ट्रा पार्ट ऐड करवा दी, तो ये जो खर्चा है वो लंबे टाइम के लिए चलेगा ना। तो मैं क्या हर साल करवाऊंगी क्या उसको, नहीं, तो तभी इसको क्या बोला जाएगा, पूंजीगत व्यय। अब मान लो ये जो 4 लाख का हो गया था, इसमें मैं मरम्मत कराई तो कितना हो गया, 4,10,000 का। तो अब बताओ 4,10,000 का मैं जब निकालती कितना आएगा, 41,000 आएगा कि नहीं। 40,000 सब 41,000 हो जाएगा, और कि नहीं। तो इससे भी क्या होता है, मूल्यह्रास पे क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, पढ़ा नहीं। अब देखना आप लोग को याद आएगा कि जो मूल्यह्रास है उसको कितने मेथड से पढ़ते हो, 2 मेथड, बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है आपका, मूल्यह्रास की 2 विधियां होती है। पहला सरल रेखा विधि, जिसको स्थायी किस्त विधि बोलते हैं, ठीक, और दूसरा है आपका क्रमगत शेष विधि। ठीक है, इसका और भी नाम है, एक मिनट रुकना बताती हूँ। स्थायी बीज क्या होगा बताओ, तो एकदम स्थायी बीज ये होता है कि आप जो एक बार जो उसका ह्रास निकाले हो ना, वो हर साल वही सेम अमाउंट घटा देगा। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा स्थायी, क्योंकि कभी चेंज नहीं हो रहा है, एक बार निकाले और हर साल उसको घटाते जा रहे हो। लेकिन वही बात क्या होगा आपका, जो क्रमगत क्या होगा, हर साल जो वस्तु का जो भी आपका संपत्ति है उसका जो शेष मूल्य आएगा, उसी में हर साल 10% है, जितना भी बोला उतना घटते जाएगा। अभी आपको एग्जांपल से बताती हूँ। चलो देखो, इसको क्या बोला जाता है, स्थायी किस्त विधि को लागत पद्धति बोला जाता है। लिखो, क्योंकि इसका नाम भी देता है ना कि क्या क्या नाम से जाना जाता है। जो आपका पहला है स्थायी किस्त पद्धति, इसको और क्या क्या बोला जाता है आपका, देखो, लागत पद्धति, मूल लागत पद्धति, मूल लागत पद्धति, मूल लागत पद्धति हो गया। दूसरा है आपका सीधी रेखा पंक्ति, सीधी रेखा पंक्ति, ठीक। इसको 2 अन्य नाम से भी जाना जाता है, ठीक। अब इसमें देखो, जैसे मान लो आपको दोनों को कंपैरिजन बताऊंगी, पहले इसको दोनों विधि को लिख लो। जो आपका घटती शेष पद्धति है उसको किस किस नाम से जाना जाता है, दूसरा घटती शेष पद्धति, इसको किस किस नाम से जाना जाता है, अपलेखित मूल्य पद्धति, ठीक, और क्रमागत ह्रास पद्धति, ठीक है। और ह्रास मान शेष पद्धति, ठीक है। इतना नाम है इसका। जो स्थायी किस्त पद्धति है उसको अन्य नाम इसका क्या है, अन्य नाम मूल लागत पद्धति, दूसरा है सीधी रेखा पद्धति। और वैसे ही आपका घटती शेष पद्धति में क्या आएगा, एक अपलिखित मूल्य पद्धति, दूसरा क्रमागत ह्रास पद्धति और तीसरा ह्रासमान शेष पद्धति, इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। बुक पे दिया है, इसमें दिया है क्या सब,
दिया है, इसमें दिया था लेकिन आपने दिया ह्रास ह्रासमान पद्धति नहीं दिया ना। हाँ बाकी दिया है, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है ना कि क्या क्या नाम होता है इसका। अब देखो इसका दोनों का डिफरेंस बता रही हूँ मैं। अगर आप स्थाई पे बनाते हैं, स्थाई और घटती दो विधि है, ठीक। अब मान लो आपका संपत्ति है, संपत्ति कितने का है 10,000 है, 10,000 का, दोनों में 10,000 लिख देती हूँ। अब अगर आपको ये बोला कि संपत्ति पर कितने परसेंट का ह्रास लगता है 10%, कितना आएगा 10 लाख का 10%, 1,000 आएगा, 1,000 आएगा। तो अगर स्थाई में मैं बनाऊंगी तो 1,000 इसमें घटाए, इसमें भी 1,000 घटाऊंगी, घटाऊंगी कि नहीं, कितना बचेगा ये 9,000। ये भी कितना बचेगा 9,000। ये क्या हुआ पहले साल, फर्स्ट ईयर में हो गया। अब दूसरे साल सेकेंड ईयर में, क्योंकि ये घटती है ना, सॉरी स्थाई है, इसलिए मैं सेम ही अमाउंट घटाऊंगी, तो मतलब 1,000 फिर से साल घटाऊंगी, तो कितना बचेगा मेरा 8,000। लेकिन घटती शेष पद्धति में जो मेरा शेष राशि आया है कितना है 9,000, इस पे 10% निकाल के घटाऊंगी तो कितना आ जाएगा 900 आया। तो ये कितना हो जाएगा आपका 8100, ठीक है। अब वहीं पर थर्ड ईयर में जब इसका डेप्रिसिएशन घटाऊंगी तो इसमें फिर से 1,000 आएगा, आएगा कि नहीं, क्योंकि ये क्या है स्थाई है, इसलिए सेम ही अमाउंट घट रहा है, तो कितना आ जाएगा आपका 60,000। और इसमें जब मैं फिर 10% घटाऊंगी कितना आएगा 810, आएगा कि नहीं, जाएगा 72। बहत्तर आया ना, 72, ठीक। तो आपको समझ में आया, अगर घटती शेष पद्धति बनाते हैं तो सेम अमाउंट हर साल घटता है, जबकि आपका स्थाई में स्थाई में सेम अमाउंट घटता है, और घटती में क्या होता है जो आपका जो भी शेष आय रहता है उसी पे हर बार आप क्या करते हो परसेंट निकालते जाते हो। तो मुझे इतना बताओ कि घटती या स्थाई दोनों में किसमें आपके संपत्ति का मूल्य कभी भी शून्य नहीं होगा, किसमें नहीं होगा स्थाई में। हाँ कैसे, आप एक टाइम ऐसे आएगा सिर्फ 1,000 का बचेगा, 1,000 में 1,000 घटाओगे तो आपको कितना हो जाएगा 0, होगा कि नहीं, हो जाएगा। अब ऐसे ही आपका इसमें घटती में कभी भी 0 नहीं आएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ अमाउंट आएगा ना, हर बार उसका कुछ ना कुछ परसेंट आता रहेगा, आप घटाते रहोगे। तो घटती शेष पद्धति में कभी भी जो आपका संपत्ति होता है उसका मूल्य शून्य नहीं होगा, ठीक। तो यही दोनों बताया गया है आपका इसमें। बताओ तो जो आपका ह्रास होता है वो खर्च है या हानि, सॉरी लाभ है, खर्च है, तो खर्च का खाता क्या होता है, खर्च का खाता हमेशा इसमें आता है विकलन, है ना, डेबिट होता है। तो हमेशा ह्रास खाता क्या करेंगे विकलन करेंगे। जैसे मान लो संपत्ति पर ह्रास लगाया, क्या एंट्री होगा बताओ, क्या संपत्ति पर ह्रास लगाया, मशीन पर ह्रास लगाया, क्या एंट्री होगा, ह्रास खाता विकलन मशीनरी से होगा, हाँ, क्योंकि मशीनरी का क्या हो जाएगा मूल्य, क्या हो जाएगा कम होगा। चलो देखो अगला आपका दिया है आयोजन या फिर प्रावधान, ठीक है, बोल बोले क्या आयोजन या फिर प्रावधान, इसको क्या बोला जाता है प्रोविजन, ठीक है। प्रोविजन मीन्स क्या होगा कि ऐसी धनराशि है जिसे ज्ञात हानि एवं दायित्व या फिर विशिष्ट उद्देश्य जिसकी राशि वास्तविक शुद्धता के साथ में निश्चित नहीं की जा सकती, कि पूर्ति हेतु व्यवसाय में सुरक्षित रखा जाता है। सिंपल है, ये आपका कोई एक्चुअल हानि होता नहीं, ठीक है।
आयोजन एवं या फिर या आपका प्रावधान। ये सिर्फ क्या होता है, आयोजन या प्रावधान सिर्फ एक अनुमान होता है, ठीक है। कोई एक्चुअल में इससे कोई हानि नहीं हुआ रहता। आप क्या करते हैं, सब व्यापारी क्या सोचता है कि हमको भविष्य में हो सकता है कि हानि हो, तो इसके लिए क्या करता है, अपने प्रॉफिट से भी पहले से कुछ अमाउंट क्या करता है, रिजर्व करके रखता है कि इन फ्यूचर अगर हमको क्या हो गया, कुछ लॉस हुआ तो हम इसी अमाउंट से क्या करेंगे, भरपाई करेंगे, ठीक है। यही कहलाता है आपका क्या चीज, प्रोविजन कहलाता है, ठीक है ना। तो इसमें देखो आप लोग का एग्जाम्पल दिया गया है कि मतलब टाइप्स दिया गया, उदाहरण कि किस किस चीज के लिए आप क्या कर सकते हो, आयोजन करते हो। तो पहला है ह्रास के लिए आयोजन। ह्रास मीन्स क्या होगा, आपकी संपत्ति के मूल्य में कमी होगा, तो उसके लिए पहले से ही क्या कर लो आप लोग, थोड़ा सा अमाउंट निकाल लिए रहो, ताकि उसमें क्या होगा, जैसे कुछ हानि हुआ तो उससे क्या कर सको, आप उसमें भरपाई कर सको। दूसरा आपका डूबत ऋण या संदिग्ध ऋण हेतु क्या करोगे आप, प्रावधान। तो आप लोग को देखना, मैं डूबत ऋण वाला बताई थी कि जैसे मान लो कोई बंदा आपसे कितना, आपका जो देनदार मतलब क्या होगा, आपको पैसा देने वाला, उसको देना है आपको कितना, 10,000, ठीक है। अब देनदार को आपको 10,000 देना है। अब आपको ये पता चला टोटल आपके देनदार है 10,000, उसमें से ये पता चला कि एक बंदा जो राम है वो क्या किया, पैसा आपको देने से रहा, उसका पैसा डूब गया, जिसके पास कितना रुपया था आपका, 500, डूबत ऋण, ठीक है, कितना था, 500, ये एक्चुअल में डूब गया पैसा। अब आपको कितना मिल पाएगा, सभी देनदारों से आपको 9500 मिल पाएगा। उसके बाद आप फिर भी पैसा जब सबसे मांग रहे हो तो आपको ये लग रहा है, संदिग्ध हो रहा है, आपको डाउट हो रहा है कि मुझे अभी भी इस अमाउंट में से 5% क्या हो गया, मुझे मिलने का आशंका मतलब नहीं है, कि मुझे नहीं मिलेगा, लग रहा है 5% डूब जाएगा टाइप का लग रहा है, सिर्फ अनुमान लगा रहे हो आप कितना पैसा डूब सकता है। तो यही क्या होता है आपका प्रावधान, मतलब किसका प्रावधान, डूबत ऋण, संदिग्ध ऋण के लिए आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर प्रावधान कर रहे हो, ठीक है, 5%। अब बताओ, जो डूबत ऋण है वो तो एक्चुअल में डूबा, इसलिए माइनस करे हो, लेकिन आप अपने सेफ साइड रखने के लिए आप क्या कर रहे हो, प्रावधान कर रहे हो, ताकि अगर डूब गया तो हम क्या कर सकेंगे, इसी से क्या कर पाएंगे, रिकवरी कर पाएंगे, ठीक है। ठीक, ये डूबा नहीं रहता एक्चुअल में, सिर्फ आपको अनुमान लगता है कि इतना पैसा डूब सकता है, तो अगर इसको माइनस करेंगे, हाँ करते हैं, ठीक है। इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा बताओ, आपका जो संपत्ति है वो कम दिखाएगा, हाँ, तो इससे भी क्या होगा, आपका दायित्व तो कम दिखाएगा, ठीक है। चलो अगला, मरम्मत एवं नवीनीकरण के लिए आयोजन। जब आप क्या करते हो, किसी भी अपनी संपत्ति को रिनोवेट करवाने के लिए या फिर रिपेयर्स कराने के लिए भी अपने लाभ में से क्या करते हो, पैसा निकालते हो। तो ये भी क्या होता है, आपका एक्चुअल में खर्चा हुआ नहीं रहता, सिर्फ आप पहले से निकाल के सुरक्षित रखे रहते हो। फिर अगला है आपका कर आयोजन। जब आप टैक्स के लिए प्रोविजन करते हो कि आपको इतना पैसा देना है, तो पहले से क्या करो, उसके लिए पैसा निकाल के रख दो। फिर अगला आपका देनदार और लेनदार पर छूट के लिए आयोजन, कि आपको इसमें क्या होगा, आपका डिस्काउंट के लिए भी आप आयोजन करते हो, तो इसमें आता है, ठीक। अब इसका उद्देश्य क्या है, देखो इसमें एक निश्चित अवधि में क्या होता है, किसी भी व्यय के भार को समान बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है, ठीक। अब अचानक से मान लो आप कुछ पैसा रिजर्व करके नहीं रखते हो, अब कुछ तो आपको जरूरत पड़ गया तो आप कहाँ से निकालोगे, तो ये सब चीज अमाउंट को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फिर अगला है सही शुद्ध लाभ की गणना करने के लिए आयोजन। अब इससे क्या होगा, जैसे मान लो मैंने अगर ये प्रोविजन नहीं किया था, ठीक है, जैसे आप लोग याद करना, डूबत ऋण और डूबत ऋण के लिए प्रावधान लाभ हानि लिखते हो कि नहीं, विकल्प साइड में कितना पैसा डूब गया, और रिजर्व भी करे रहते उसको भी विकल्प साइड में आप लिख देते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका हाँ, तो बैटर्स का लिखते हैं ना, बैटर्स रिजर्व, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, आपका प्रॉफिट कम दिखाता है कि नहीं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इनकम टैक्स भी कम देना पड़ेगा, आपका प्रॉफिट कम रहेगा, तो इसीलिए क्या करते हैं, जो भी व्यापारी है ये सब आयोजन करते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा प्रॉफिट कम दिखाए, अब उनको कम टैक्स देना पड़े। जो संभावित व्यय या फिर भावी हानि की व्यवस्था
के लिए आयोजन किया जाता है, जो आपको इन फ्यूचर हो सकता है कि इतना हानि हो जाए, इसके लिए भी क्या किया जाता है, प्रोविजन किया जाता है। फिर अब अगला आपको संपत्ति की प्रतिस्थापना के लिए प्रावधान करने हेतु आयोजन भी किया जाता है। जैसे मान लो प्रतिस्थापना मीन्स क्या होगा, क्या होगा प्रतिस्थापना मीन्स उसको रिप्लेस करके फिर दूसरा ला रहे हो तो उसके लिए भी क्या करोगे, यहाँ पर आप पहले से पैसा निकाल के रखोगे। ठीक, चलो तो आज मैं यही और करती हूँ, ठीक है।